गेम्स खेलना आखिर किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं गेम्स की वजह से आपकी जान पर बनाए तो भी क्या आप वो गेम खेलेंगे? 18वीं सेंचुरी में एक ऐसा ही गेम इन्वेंट किया जाता है जो मजाक मस्ती में स्पिरिचुअलिज्म की दुनिया का सबसे बड़ा खेल बन जाता है। खेल ऐसा था कि कोई भी कभी भी इस गेम के जरिए अपने मरे हुए रिलेटिव से मिल सकता था। लेकिन बात तब बिगड़ने लग गई जब लोग इस गेम की वजह से मरने लग गए और अंत में इस गेम को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक की भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। आज बात करते हैं सदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एक हॉन्टेड गेम के बारे में। ये मिस्ट्री है ओइजा बोर्ड के बारे में। सिक्सटीन्थ 17th सेंचुरी प्योर क्रिश्चियनिटी का एक ऐसा फेज था जहां क्रिश्चियंस के रूल बुक में लिखे नियमों के अलावा सच्चाई और किसी चीज में मानी ही नहीं जाती थी, और जो इन नियमों को तोड़कर कोई काम करता था तो उनकी बस एक ही सजा होती थी और वो थी मौत। इसी दौर में विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लोग नौकरी और घरों की तलाश में अमेरिका की तरफ माइग्रेट भी होते जा रहे थे। तभी एक खबर चारों तरफ फैलने लग जाती है कि देश में फॉक्स सिस्टर्स नाम की 3 बहनें हैं जो लोगों को अपने मरे हुए रिलेटिव से मिलवाती हैं, और ये काम वो एक अजीब से बोर्ड को यूज करके करती हैं। एक चौकोन लकड़ी का बोर्ड जिस पे सारे अल्फाबेट्स 0 से 9 तक के नंबर्स और यस और नो लिखा होता है। एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे प्लेंट शीट कहा जाता है, उस पर जिन लोगों को जवाब जानना है वो अपना हाथ रखते हैं और बोर्ड उनको उनके सवालों का जवाब देता है। इस बोर्ड को लोग टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जानने लग जाते हैं। जैसे ही बोर्ड के बारे में इतनी जानकारी मार्केट में आई तो गली गली में ऐसे लोग बढ़ने लग गए जो बोर्ड के जरिए आपको आपके मरे हुए रिलेटिव से मिलाने का दावा करते थे। लेकिन असली विश्वास तो सभी का फॉक्स सिस्टर्स पर ही था। 1886 तक ये गेम स्पिरिचुअलिज्म की दुनिया का सबसे बड़ा साधन बन चुका था। लोग सिविल वॉर में मरे सोल्जर्स से कांटेक्ट करने की चाहत में इस टॉकिंग बोर्ड को यूज करने लग जाते हैं। तब एक बिजनेसमैन चार्ल्स केनार्ड को ऐसा लगा कि इस बोर्ड की बहुत डिमांड है और उन्हें यह बोर्ड बेचना चाहिए। जब वो अपने सारे इन्वेस्टर्स और फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे थे तो बोर्ड का नाम डिसाइड करना था। तो सभी ने सवाल बोर्ड से किया और बोर्ड के बताने के हिसाब से सभी ने इस गेम का नाम ओइजा बोर्ड रखा, जिसका मतलब था गुड लक बोर्ड। 1890 में एलिजा बॉन्ड इस गेम का पेटेंट मांगते हैं क्योंकि उनका कहना था कि ये गेम उन्हीं ने बनाया है। ये गेम पेटेंट ऑफिसर के सामने टेस्ट भी होता है और अंत में एलिजा बॉन्ड को इस गेम का पेटेंट भी दे दिया जाता है। आत्माओं को बुलाने का ये खेल थम ही नहीं रहा था। लोग इस गेम में पागल होते जा रहे थे और साल 1920 में यूएस में 30 लाख से भी ज्यादा वोट्स बेचे जा चुके थे। इन्वेस्टर्स और इस बोर्ड की कंपनी प्रॉफिट्स में डूबते जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इस गेम की वजह से लोगों के मरने की खबरें आने लग जाती हैं। गेम खेलने के बाद कोई सुसाइड कर रहा था तो कोई किसी को मार रहा था। 1933 में एक 15 साल की लड़की अपने पापा का खून कर देती है। इंटरोगेशन में मां बताती है कि लड़की एक रात पहले ओइजा बोर्ड से बात कर रही थी। थियरीज आने लग गई कि बोर्ड इंसान और आत्माओं की दुनिया के बीच का एक गेटवे है, जिससे अब आत्माएं इंसानों की दुनिया में आने लग गई थी। कई लोग आत्माओं से पोजेस्ड भी होने लग गए थे। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि इस गेम को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक विलियम फल्ड ओइजा बोर्ड के कहने पर एक इमारत बनवाते हैं और उसी इमारत की 3री मंजिल से कूदकर जान दे देते हैं। जाने से पहले वो अपने बच्चों से ये कहते हैं कि इस गेम को अब किसी को कभी मत बेचना। इतना ही नहीं, एमिली ग्रांट हचिंस जेफ हेरॉन नाम की एक नॉवल लिखते हैं और कहते हैं कि ये पूरी नॉवल उन्होंने ओइजा बोर्ड के कहने के हिसाब से लिखी है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था जिसे बिल विल्सन चलाते थे। उन्होंने एक 12 स्टेज रिकवरी प्लान बनाया था जिसके बारे में वो ये कहते थे कि ओइजा बोर्ड पर वो एक मॉन्क की आत्मा से मिले थे और वहां से उन्हें इस रिकवरी प्लान के बारे में पता चला था।
एट लास्ट 1973 में द एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक फिल्म आती है जो बहुत सक्सेस कमाती है, लेकिन पता नहीं लोगों ने इस फिल्म में ऐसा क्या देखा था कि फिल्म देखने के बाद वो ओइजा बोर्ड को तोड़ने लग जाते हैं। कुछ सालों बाद इस बोर्ड पे एक एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें पता चलता है कि बोर्ड पर हाथ रखे बगैर बोर्ड सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि प्लेनशेट नाम की उस लकड़ी के टुकड़े को हिलाए बगैर बोर्ड किसी लेटर या नंबर की तरफ इंडिकेट कर ही नहीं सकता। एक बायोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ बताए बगैर हमारी बॉडी मूवमेंट्स करवा सकता है। तो क्या इस गेम में सवालों का जवाब स्पिरिट्स नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड देता है? 2012 में आई इस गेम की रिसर्च रिपोर्ट्स तो यही कहती है कि जवाब हमारा सबकॉन्शियस माइंड देता है। लेकिन 2014 में ओइजा नाम की एक मूवी आती है। इसके बाद ओइजा बोर्ड की डिमांड 300% से बढ़ जाती है। अब इसे क्या कहा जाए? क्या ये इस गेम को बिकवाने का कोई मार्केटिंग स्टंट हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा है तो इतने सारे केसेस, इस गेम की वजह से मरे इतने सारे लोग और उनकी मौत के पीछे के कारण को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक खेल है, या फिर इस गेम को खेल खेल कर हम सच में आत्माओं का कोई गेटवे खोल रहे हैं? आपको इस गेम के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने हॉरर लविंग दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक मिस्ट्री के साथ।